हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञ क्लासेस जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी की यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है क्रिस्टल क्लियर बैच ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसमें हमने 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये हमारा 6th लेक्चर है। सो आप इस लेक्चर को देखने से पहले बाकी के प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा जिससे कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। इसकी शुरुआत करते एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ में। सक्सेस स्टार्ट्स विथ अ सिंगल स्टेप, यानी कि जो सफलता है वो हमारी शुरू हो जाती है जब हम अपना पहला कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें उसके लिए निरंतर हर दिन एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। जितना हम कदम बढ़ाएंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो इसी थॉट के साथ में हम अपना ये कदम बढ़ाते हैं और अपना आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम इसमें कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। कंपनी लॉ जो कि रहा है 1773 से 1858 के बीच में। इससे पहले हमने पूरा पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर कब आए, उन्होंने कैसे कैसे वो ट्रेडर से ज़्यादा उनका एक यहाँ पे इंडिया में डोमिनेंस हो गया बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, और फिर उनको दीवानी राइट मिला। फिर उसके बाद में वो रेवेन्यू के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गए इंडिया के अंदर, और फिर वहीं से कंपनी रूल की शुरुआत हुई। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं। अमेंडिंग एक्ट 1781 की जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कमी थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया के अंदर जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमी रह गई थी वो कमी अमेंडिंग एक्ट में पूरी करी गई 1781 में। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 के अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये वहाँ के जो यूके के उस टाइम पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पे था। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा सीधा कंट्रोल करने लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हार चुकी थी। तो इस वजह से ब्रिटिश की गवर्नमेंट को थोड़ा सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस पे डाउट हुआ, इसीलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उन्होंने रूल बनाया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर हमने एक्ट ऑफ 1786 पढ़ा जिसमें यहाँ पे गवर्नर जनरल चेंज हो गए और बने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने 2 डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि वो तभी ये जो उनकी गद्दी थी या जो गवर्नर जनरल की पोजीशन थी तभी स्वीकार करेंगे जब उनकी 2 डिमांड पूरी हो जाएंगी। कौन कौन सी? कि उनको कमांडर इन चीफ यानी उनको मिलिट्री के ऊपर भी अपना एक पोजीशन चाहिए थी, कमांडर इन चीफ बनना चाहते थे, प्लस उनको ओवरराइड पावर चाहिए थी कुछ स्पेशल केस में। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, जो कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पढ़ी थी, उसके ऊपर कि उनको एक स्पेशल ओवरराइडिंग पावर चाहिए थी कि अगर मान लो कभी कोई वॉर हो जाए या पीस का या फिर कोई भी इमरजेंसी हो तो उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहते थे कि उनके पास में ये पावर हो कि वो उन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सके और अपना डिसीजन उन पे लागू कर सके। तो यही एक्ट ऑफ 1786 पढ़ा था हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 17, ये 17 है 1793 का। अब हम इसमें आगे चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। तो यही कुछ, उसके बाद में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 1833 फिर 1853 का पढ़ेंगे। उसके बाद में तो सीधा
क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट 1793। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में इसके नाम से आ रहा होगा कि चार्टर का मतलब आखिर है क्या। भाई हमने रेगुलेटिंग पढ़ा, फिर अमेंडिंग पढ़ा, फिर पिट्स के बारे में पढ़ा, तो हमें समझ में आ गया। तब ये चार्टर होता क्या है, तभी तो हम इसके एक्ट को समझेंगे। पहले हमें इसके मीनिंग पता होना चाहिए कि चार्टर का मतलब होता क्या है। तो चार्टर एक्ट इज कॉल्ड ए चार्टर एक्ट बिकॉज इट इज ए लेजिस्लेटिव एक्ट। ये एक लेजिस्लेटिव एक्ट है, एक लीगल एक्ट है जो कि पास किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। क्योंकि इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक लेजिस्लेटिव एक्ट कहते हैं। क्यों पास किया है उन्होंने? टू रिन्यू द चार्टर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर है, पहले हम चार्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। तो चार्टर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डॉक्यूमेंट दैट ग्रांट राइट्स एंड प्रिविलेज। जो एक विशेष अधिकार देता है डॉक्यूमेंट, कि भाई इस एक्ट में ये पता चलता है कि एक विशेष अधिकार दिया जाता है। और ये क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक लेजिस्लेटिव एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक लेजिस्लेटिव एक्ट, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था। इस वजह से टू रिन्यू द, जो भी राइट्स थे उनको रिन्यू करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पिछले एक्ट के अंदर जो कुछ भी राइट थे उनको रिन्यू करने के लिए ये लेजिस्लेटिव एक्ट, ये जो की टर्म्स है इन पे फोकस करिएगा, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि चार्टर एक्ट होता क्या है, मतलब तो एक लेजिस्लेटिव, एक लीगल एक्ट होते हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करे गए हैं टू रिन्यू द चार्टर, जो भी राइट होते हैं, प्रिविलेज होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं उसको हम कहते हैं चार्टर। चार्टर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है जो ग्रांट करता है, एक विशेष एक राइट देता है। तो चार्टर एक्ट को चार्टर एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक विधायी अधिनियम है, एक लीगल लॉ है। इसीलिए इसको हम चार्टर एक्ट कहते हैं। चार्टर शब्द का प्रयोग ऐसे दस्तावेज के लिए किया जाता है जो अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करता है, यानी कि एक राइट, एक वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट राइट प्रोवाइड कराता है। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट एंड प्रिविलेज प्रोवाइड कराता है चार्टर है। सो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अब इसमें ऐसे कौन से राइट हैं विशेष, कौन से एक स्पेशल राइट हैं जो प्रोवाइड कराए गए 1793 में इस चार्टर एक्ट के अंदर। तो जो गवर्नर जनरल था, कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो वॉज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर दी गई उनको ओवर सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी। जो भी उनके सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंटी आती थी, जो प्रांत आते थे, कौन से? मद्रास और बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे के ऊपर उनको एक एक्सटेंसिव पावर दे दी गई गवर्नर जनरल को। हमने जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल था, कहाँ का गवर्नर जनरल था? बॉम्बे का और मद्रास का। वो बंगाल के गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट होगा। हमने ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर ये चीज पढ़ी थी। तो अब 1793 का चार्टर क्या कहता है कि अब उन्होंने अलग से और पावर दे दी, एक एक्सटेंसिव पावर दे दी ओवर द सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे के लिए। एक्सटेंसिव पावर का मतलब कि वहां पे कोई वॉर हो गई, मान लो वहां पे कोई भी सिविल की कोई भी चीजें हो गई, कि वहां पे कोई मसले हो गए सिविल को लेके वहां पे लोगों के बीच में,
तो वहाँ के लिए जो वहाँ का ट्रेड हो गया या वहाँ का रेवेन्यू हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वहाँ के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल के गवर्नर जनरल को एक एक्सटेंसिव पावर दे दी गई, एक अलग पावर दे दी गई। और इसमें क्या हुआ, जो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली चल रही थी कि जैसे कोई भी स्टेट के अंदर प्रोड्यूस है, जो भी वहाँ फसल होती है, तो उसको सिर्फ कंपनी ही लेगी और वो किसी भी फॉरेन ट्रेडर को नहीं सेल कर सकते थे। तो ये जो मोनोपोली थी वो 20 साल तक के लिए और एक्सटेंड कर दी गई कि अगले 20 सालों तक कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी उस पर्टिकुलर स्टेट के प्रोड्यूस के ऊपर। और जो कमांडर इन चीफ है, जो कि मिलिट्री ऑफिसर, जिसको हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस एक्ट में, जो कि एक्ट ऑफ 1786 में पढ़ा, तो उसमें कमांडर इन चीफ था, वॉज नॉट बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल। जो कमांडर इन चीफ है वो काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कमांडर इन चीफ के अंदर मिलिट्री के एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है और गवर्नर जनरल के ऊपर आता है, वो एक सिंबॉलिक हेड होता है। ये पढ़ा था हमने। तो और इसी वजह से जो कमांडर इन चीफ है, जब तक उस काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये है एक चार्टर एक्ट के अंदर एक स्पेशल राइट। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था? रेवेन्यू देखने का, सिविल और मिलिट्री की चीजों को देखने का, जो कि हमने पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में इसके बारे में पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था? जो कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी से याद रखना, कॉमर्शियल, जो कॉमर्शियल अफेयर को देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बाकी बचा हुआ काम हो गया पॉलिटिकल अफेयर, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, मिलिट्री हो गया। तो इन सब चीजों को देखने का काम हो गया, रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल। इन सब चीजों को देखने का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था। तो इन्होंने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो भी उसका स्टाफ है, उसको इंडियन रेवेन्यू में से दिया जाएगा। यानी कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो इनकम जनरेट होगी उसमें से दिया जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली एक ड्रेन थ्योरी समझ में आती है। क्या? कि इंडिया को लूटो, खाली करो, यहाँ से वो पैसा ले जाने लग गए। हम इस बात से ये चीज कनेक्ट कर सकते हैं। ड्रेन थ्योरी आप अपने हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। तो इन्होंने यहाँ का पैसा, इसमें क्या होता है ड्रेन थ्योरी में, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया का पैसा, हमारे यहाँ का पैसा अपनी कंट्री में ले जाते थे। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं लूटते थे। तो यही यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो, और जो भी उसकी एग्जीक्यूटिव, जो भी उसकी काउंसिल होती है, जो उनका स्टाफ होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो रेवेन्यू को देखता है, मिलिट्री को देखता है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, तो वो जो स्टाफ है उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? इंडियन रेवेन्यू में से दी जाएगी। जबकि वो तो ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, फिर उनको इंडिया में से क्यों दिया जाए? तो यही से एक उनका कंपनी का एक रूल का कि उनको भारत की अब इनकम भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, डोमिनेंस का। और यहाँ से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के ऊपर रूल करने का सपना जो था और बड़ा। तो यही है, ये हिंदी में था, आप देख लीजिएगा। और गवर्नर जनरल की जो पावर थी ऑफ ओवर रूलिंग हिज काउंसिल वॉज अफर्म्ड। ये हम देख चुके हैं कि भाई जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का। तो गवर्नर जनरल की जो पावर थी ऑफ ओवर रूलिंग हिज काउंसिल, को रूल करने की, वॉज कंफर्म कर दी गई कि भाई अब जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, उस टाइम पे कौन थे? हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, CORNWALLIS। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, अब वो, उनको एक ओवरराइडिंग पावर दे दी गई काउंसिल के ऊपर, जो कि उन्होंने 1786 के अंदर मांगी थी। तो उनको अब ये 1793 के अंदर उनको ये पावर
दे दी गई कि अब उनको एक एक्सटेंसिव पावर होगी of overruling his council. So this was all about Charter Act 1793. ये पूरा आपने चार्टर एक्ट 1793 पढ़ा। आई होप आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1853, ये हम अपने आगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले। और अगर आपको इन्हीं पीडीएफ्स को नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू।